नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पूरी दुनिया पर इस दौरान मंडरा रखे हैं खतरे के बादल। ऐसा खतरा जो मिडिल ईस्ट से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ते तनाव की, जो अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कभी भी जंग की चिंगारी फूट सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, सुनिए पहले। Why wouldn't he say that? Of course he can say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. तो सुना आपने, ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी। डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्ला अली खामनेई को चेतावनी दे रखे हैं। उनका ये कहना है कि ईरान के नजदीक अपने सबसे ताकतवर हथियारों की तैनाती कर रखी है, और ये वो सीधे सीधे बड़ी चुनौती दे रखे हैं। जिस तरह से अभी भी वक्त है, ये कहा जाए डील कर लो वरना उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खामनेई खामोश हैं। खामनेई की तरफ से भी इसी तरह से चेतावनी का करारा जवाब दिया गया। ملت ایران تحت تأثیر این حرفا قرار نمیگیره، از برخورد حق نمیهرازه. ما شروع کننده نیستیم، ما به کسی ظلم نمیخوایم بکنیم، به کشوری حمله نمیخوایم بکنیم، اما در مقابل اون کسی که طمع داشته باشه حمله بخواد بکنه، اذیت بکنه، ملت ایران مشت محکمی به او خواهد زد. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. तो सुना आपने जिस तरह से खामनेई, आयतुल्ला अली खामनेई ने बड़ी बात कही, और जो आखिरी की लाइन थी वो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी इस बारे में सोचना और समझना चाहिए कि अगर हमला हुआ तो करारा जवाब ईरान देगा, और अगर ईरान ने प्रतिक्रिया दी तो ये युद्ध बहुत बड़े स्तर पर होगा, सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव पूरी तरह से चरम पर जाता हुआ नजर आता है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी बहुत ज्यादा मजबूत कर दी है, वहीं ईरान भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इस बीच खबर है कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देश बखूबी जानते हैं कि हमला या युद्ध किसी भी चीज का, ये कहा जाए कि समाधान नहीं है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से बातचीत के लिए अपनी 4 शर्तें रखी हैं। ये 4 शर्तें क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इन 4 शर्तों में जो प्रमुख थी, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लोगों पर अत्याचार नहीं करेगा, यूरेनियम संवर्धन को खत्म किया जाएगा, और लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण नहीं होगा। ये वो 4 बड़ी शर्तें हैं। हालांकि खबर अब यह है कि अमेरिका केवल परमाणु हथियार और लोगों पर अत्याचार के मुद्दे पर ही चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान पहले ही दो टूक कह चुका है कि अमेरिका के सामने वो झुकेगा नहीं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो हम देखेंगे कि वो सही है या नहीं। तो खामनेई भी चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ईरान लालची, अत्याचारी और हमला करने वालों पर बड़ा हमला जरूर करेगा। उन्होंने एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि अगर वो जंग शुरू करता है तो इस बार ये बड़ा क्षेत्रीय युद्ध होगा, और ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसकी जद में पूरा एशिया आएगा और इसकी लपटें पूरी दुनिया तक जरूर पहुंचेंगी। इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें आई जिसमें ईरान के इस्फान और नतांज परमाणु साइट्स पर कुछ गतिविधियां देखी। अब तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें नजर आया कि दोनों साइट्स पर क्षतिग्रस्त भवनों पर छतें बना दी गई हैं, जिससे आशंका ये जताई जा रही है कि उसमें ईरान कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। आशंका है कि ईरान बचे हुए संसाधनों को छिपाकर बाहर निकालने की कोशिशें कर रहा है, ये भी हो सकता है। अब अमेरिका और इजरायल ने पिछले साल इस्फान और नतांज में जबरदस्त बमबारी की थी, और कुछ दिन पहले ही ईरान की संवेदनशील परमाणु साइट पारिचिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में भी जमकर धमाकों की आवाजें सुनाई दी। IRGC ने ब्लास्ट की बात तो मानी थी, लेकिन ज्यादा जानकारी उधर की तरफ से सामने नहीं आई। अब पारिचिन न्यूक्लियर फैसिलिटी की कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की जाती रही है। अब आरोप यह है कि इसी कॉम्प्लेक्स से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाया गया, और इस जगह को परमाणु रिसर्च से जुड़े विस्फोटक कंपोनेंट्स के लिए संभावित टेस्टिंग ग्राउंड भी बताया जाता रहा है।
अब ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज है उससे संबंधित खबरें ये सामने आई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है, क्योंकि अगर अमेरिका न्यूक्लियर पावर नेशन है और उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और मिसाइलें फायर करने वाले जहाज ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं, तो ईरान भी पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। ईरान को लेकर खबर आती रहती है कि वो परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उन पर करेंगे चर्चा, खास मेहमानों के पैनल के साथ में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों के जहन में कई सवाल है। क्या अभूतपूर्व सैन्य जमावड़े के बावजूद अमेरिका हमला करने से डर रहा है? सवाल ये भी कि अमेरिका के सामने ईरान की ताकत का आखिर राज क्या है? सवाल ये भी, क्या तुर्की में होने वाली संभावित बैठक में समझौता हो पाएगा, क्योंकि मीडिएशन की बात कही जा रही है। ये देखने वाली बात है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार निपुण आलमबायन जी मेरे साथ में कनेक्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जिस तरह की तमाम परिस्थितियां यहाँ पर, कर्नल संजीत सिरोही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सबसे पहले, जिस तरह के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? मौजूदा स्थिति, क्या बातचीत के जरिए स्थिति स्पष्ट होगी? क्योंकि खामनेई की भी बात सुनी और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की भी बात सुनी, दोनों ही एक दूसरे को जमकर धमकियां दे रहे हैं। नैरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया और एक खास मुद्दे पे जो एक चिंताजनक है और भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है, क्योंकि उसके जो परिणाम, जो अगर वो लड़ाई हो जाती है तो उसके परिणाम सभी के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। अभी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब बातचीत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अयतुल्लाह खमैनी जो है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पहले उन्होंने वक्तव्य दिए थे उनकी जो है स्टेटमेंट्स को और बढ़ा चढ़ा के रेटोरिक बना रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान जो है उसको जो है मुंह तोड़ जवाब देगा और वो एक रीजनल वॉर के तक उसमें तब्दील हो जाएगा। तो अभी ये देखना ये है कि दोनों साइड से रेटोरिक चल रही है। अभी जिस तरीके से अमेरिका का जमावड़ा चल रहा है, उनकी नेवल फ्लीट्स जो है चारों तरफ से ईरान के चारों तरफ आ गई है, उससे ये लग रहा है कि ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर डील करे। पहले कोशिश की गई थी प्रोटेस्ट के जरिए कि किसी तरीके से रजीम चेंज हो जाए। उस रजीम चेंज के चक्कर में जो है ईरान के अंदर हजारों लोग मारे गए और काफी लोग जो है अभी भी जेल में बंद है। तो उससे वो रजीम चेंज जो है होने की संभावना जब नहीं लग रही थी, तो उसके बाद जो है ये जमावड़ा शुरू हुआ है और अब अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरीके से न्यूक्लियर डील हो जाए, क्योंकि अभी ईरान जो है काफी प्रेशर में है। ईरान को भी पता है कि अगर ये न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो उसके बावजूद अमेरिका बहुत तगड़ा हमला कर सकता है और उसके साथ इजराइल भी हमला करेगा। और अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान का काफी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलके जो है बहुत ताकतवर देश है और वो जो है काफी नुकसान ईरान के ऊपर पहुंचाएंगे। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता है कि अगर हमला किया जाता है तो जो है ईरान भी वेनेजुएला नहीं है जो चुपचाप जो है सह लेगा। ईरान की जो आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है, 8 साल तक इराक के साथ लड़ चुकी है, पूरी तरीके से तैनात है। उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। उनके पास भी हजारों की तादाद में ड्रोन्स हैं, मिसाइल। यही वजह है कि अमेरिका ने भले ही घेराबंदी यहाँ पर कर रखी हो ईरान पर, और चाहे बात यूएसएस इब्राहिम की बात हो या फिर जॉर्ज बुश की बात हो, वो भी पहुंचने वाला है, ये भी जानकारी है। और इसके अलावा तमाम ऐसे मौजूदगी भी नजर आती है। जी सर, बात पूरी कीजिएगा। बात मैं पूरी करना चाहता हूँ। तो इसलिए जो अमेरिका की शर्तें हैं वो शर्तें बदलती रहती है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैं इसलिए भरोसा नहीं कर सकता कि पिछले साल वो लास्ट मिनट तक ये कहते रहे कि हमारी बातचीत हो रही है, हमारी बातचीत हो रही है, और 22 जून को उन्होंने मिडनाइट हैमर कर दिया और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनके ऊपर हमला कर दिया। अब जो अमेरिका की है वो बेसिक 4 डिमांड है। सबसे पहले जो एनरिचमेंट चल रहा है उसको बैन किया जाए पूरा का पूरा। जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका 450 किलो जो यूरेनियम है, जो कि 60% जो है कहते हैं ऑलरेडी एनरिच्ड है और वेपनाइज करने के लिए उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो जो है हैंड ओवर किया जाए। नंबर तीसरा, जो ईरान की जो मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है उसके ऊपर कैप लगाया जाए, और जो ईरान की प्रॉक्सीज है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे वो हमास है,
चाहे हूतीज है या इराक में जो है वो है, उन सबको जो है कंट्रोल किया जाए, उनको वेपनाइज ना किया जाए। तो ये 4 मेन शर्तें हैं। अब क्या क्या शर्तें लेके अमेरिका जाएगा ईरान के सामने, और ईरान कौन सी शर्तें मानता है, कौन सी शर्त नहीं मानता, उसके बाद ही पता लगेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। नैना जी। ठीक है सर, ठीक है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन टीपी त्यागी जी, मैं आपसे भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, ये हम सभी जानते हैं वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का अंतर है, और इस बात को शायद अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप दोनों बखूबी तरीके से जानते हैं, अमेरिकी सेना भी, या फिर ये कहा जाए जो उनके थिंक टैंक हैं, सिपा सलार हैं, वो भी बखूबी जानते हैं। लेकिन बार बार उनके सामने शर्तें रख रहे हैं, बातचीत के जरिए क्या स्थिति स्पष्ट होगी? और जिस तरह से अभी भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने 4 शर्तों में जिन बातों का जिक्र किया, क्या यही एकमात्र मंशा है अमेरिका की ईरान के प्रति, कि जो उनकी तमाम डिटेल्स हैं परमाणु संयंत्रों की, या फिर यहाँ पर लोगों पर हो रहा अत्याचार, बस यही एक मंशा है, या फिर इसके हिडन एजेंडा कुछ और है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, हिडन एजेंडा कुछ और है। ये जो 4 शर्तें रखी हैं, इन चारों शर्तों में एक शर्त है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पुरानी है, और दोनों देश अमेरिका और इजराइल दोनों यही शर्त रख रहे हैं कि आप अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करें। अब जब ईरान ने देख लिया कि अमेरिका ने चारों तरफ से एक घेरा डाल दिया है, और ईरान की पोजीशन, चाहे जितना वो कहे कि उनके पास उन्होंने ड्रोन कैरियर वारशिप उतार दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वो 1000 ड्रोन जमीन से और 1000 ड्रोन समुद्र से हमला करने की पोजीशन में है, और उनके पास ऐसी मिसाइल है जिसका रेंज 10,000 किलोमीटर है, जो अलास्का और पेंटागन हेडक्वार्टर तक भी मार कर सकती है, और उनका जो मिसाइलों का जखीरा है वो 3000 से भी ज्यादा है, और जो उन्होंने स्पीड बोट बनाई है वो ऐसी हैं कॉम्बैट कि वो एक किस्म से सुसाइड बोट्स हैं, और वो नंबरों में जाके अटैक करेंगी। ये सब बात ईरान कहता रहे क्योंकि उसे कहने की आदत है। कहने की आदत क्यों है? जब सुलेमानी को मारा गया था तो ईरान में उनकी जो बड़ी मस्जिद थी उसके ऊपर लाल झंडा लगा दिया गया, धमकी दे दी गई। उसके बाद हुआ क्या? एक्शन जीरो। जब हमास के लीडर हानिया को तेहरान उनकी कैपिटल में घुस के मारा गया, तब भी वो लाल झंडा लगा दिया और धमकी दी गई, और अब भी धमकी दे रहे हैं। और कैसी धमकी दे रहे हैं कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट IRGC की यूनिफॉर्म में आ गए और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ये उसकी धमकी देने की आदत है। असलियत में ईरान कदमों पे आ चुका है। कैसे? उनके जो विदेश मंत्री हैं अरगाची, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब परमाणु कार्यक्रम पर तो बात कर लेंगे, परमाणु कार्यक्रम पर तो बात कर लेंगे, यानी कि जो चाइना अब तक उनको प्लेनेटरी मिक्सर्स भेजता रहा सॉलिड फ्यूल के लिए, जो उनको सेंट्रीफ्यूज भेजता रहा यूरेनियम की एनरिचमेंट करने के लिए, और जो उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट किया, यानी कि वो परमाणु कार्यक्रम के ऊपर डील अगर करने को तैयार है, तो समझ में आ गया कि ईरान इज गोइंग डाउन। बाकी तो दिखावा है कि अल्लाह के साथ जो ICBM है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, नहीं, लेकिन त्यागी जी मुझे एक बात बताइए, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ शर्त भी रख रहे हैं, तो ये किस तरह से बात मनाने का ये तो दबाव है और कुछ नहीं। ये तो पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा से है, और डोनाल्ड ट्रंप की क्यों, ये हर व्यक्ति की कोशिश रहती है। पहले दबाव डाला जाता है, एक देखो मेथड बताया जाता है, और ये फौज में भी है। आप पहले दबाव डालिए, और दबाव डालने के बाद अगर वो थोड़ा नरम पड़ जाता है तो बस फिर संधि कीजिए, फिर अपनी बातें मनवाइए। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में भी किया था जी। डोनाल्ड ट्रंप और जगह ग्रीनलैंड में भी उसने कहा था कि वी विल टेक ग्रीनलैंड वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। पहला सेंटेंस ये था। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में आगे लाइन पे। तो सिमिलरली ये तो एक डोनाल्ड ट्रंप की जरा ज्यादा ही है चीज के भाई पहले दबाव डालो उसके बाद में लाइन। तो जब परमाणु कार्यक्रम के ऊपर जिसमें आज तक एक बार भी ईरान इस बारे में नहीं झुका, उसने कहा हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे, और नतांज में और इस्फहान में और फोर्दो में आपने जो हमले किए होंगे
उनसे हमारा यूरेनियम सुरक्षित है और हम अपने परमाणु कार्यक्रम ठीक के है। ऊपर जारी है। ये पहली बार हुआ है जब अरगाची ने कहा, देखो चीजें जो है वो जी। इन बिटवीन द लाइन पड़ी जाती है। जो डेंट है वो डेंट पड़ गया। डेंट क्या पड़ गया कि ईरान ने ये मान लिया, अरगाची ने ये कह दिया कि हम परमाणु कार्यक्रम पर डील करने को तैयार है। ठीक है। हाँ, अब लेकिन फेस सेविंग के लिए ये भी नहीं होना चाहिए कि साहब ईरान पूरी तरह झुक गया तो वो कहने लगे नहीं, कि जो लेकिन आपने मुझे कहा लगता है है कि हालांकि कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज़ को तो बखूबी जानते हैं, वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि लगातार खामनेई ये बात भी स्पष्ट कहते रहे कि भाई अगर हमला हुआ या ये युद्ध हुआ, अगर अमेरिका एक्शन लेता है तो जवाबी कार्रवाई ईरान करेगा, और ईरान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि ये कहा जाए कि अमेरिका के जितने साथी हैं उन पर भी हमला कर सकता है ईरान, उसकी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, तुर्की, मिस्र, कतर और इजराइल जैसे देश जो हैं वो अमेरिका के सहयोगी हैं, और अमेरिका इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मैं सोडी जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले एक और निपुण जी इस बात को मुझे जरा समझाइए। ये जंग अगर होती है तो इजराइल जैसे या तमाम जो अमेरिका के साथी हैं उन पर तो अटैक की बात पहले ईरान कर चुका है, लेकिन क्या सिर्फ यही बात है? क्योंकि चाहे बात अगर कहा जाए हॉर्मुज स्ट्रीट की या लाल सागर की अगर बात हो, अगर ये अटैक होता है तो ये ईरान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अमेरिका जानता है कि अगर ये इलाका ब्लॉक हुआ तो पूरी दुनिया पर एक बड़े गंभीर इम्पैक्ट इसके देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस बार अपनी मनमानी करने से 10 बार बचने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। नहीं, देखिए क्या है कि इस समय अगर आप वर्ल्ड की पूरी जियोस्ट्रेटेजिकल कंडीशंस को देखेंगे, वो पहले जैसे एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट से मतलब एकदम आपको क्लियर पता चलता था कि कौन किधर खड़ा है। इस बार थोड़ा-सा चीज़ें दुविधा में लग रही हैं। कहाँ सऊदी और यूएई हमेशा नैना जी एक साथ दिखते थे, और कोई भी मसला होता था तो अमेरिका, इज़राइल के साथ खड़े दिखते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार यूएई जो है वो ईरान पर हमले होने के फ़ेवर में नहीं है। इसके अलावा हम देखें और भी कई कंट्री हैं जो इस प्रकार का फ़ेवर नहीं ले रहे हैं। और निश्चित रूप से जो होर्मुज़ स्ट्रेट वाला रीजन है, आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड का ऑयल की सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है वो इसी रीजन से होती है, जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली चाहे वो सऊदी के कार्गो हों या और कंट्रीज़ के हों, सब पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देखेंगे अमेरिका ने जानबूझकर दोनों ही रीजन में अपने क्या लगा दिए हैं, एयरक्राफ्ट, मतलब आपका जो उनका पोत है उसको क्या उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। चाहे वो हम अब्राहम लिंकन की बात करें हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास, या हम लोग बात करें सुएज़ कनाल के पास। इसका रीजन ये है कि चारों ओर से, यानी कि जहाँ से भी रास्ता मिल सकता है वहाँ से ब्लॉक करने का तरीका, कि हमारे यहाँ पे क्या रहे, बादशाह रहे। लेकिन एक बात ये है कि हम बात तो कर रहे हैं कि अमेरिका नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो वीक कंडीशन में है वो ईरान है। रीज़न इसका ये है कि देखिए रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है यूक्रेन के वॉर में। इधर क्या है कि अमेरिका की पोज़ीशन पहले के मुकाबले काफ़ी साउंड है। हम देखें पाकिस्तान वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। इसी को लेकर ही तो अमेरिका ने पाकिस्तान को एकदम से लपका है और पाकिस्तान को बिठाया है कि कहाँ है मेरा एयर फील्ड मार्शल। तो जो मतलब तो जो उस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि अमेरिका अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट करने का प्रयास कर रहा है। ये बात सही है कि वेनेजुएला जैसी कंडीशन नहीं है कि अमेरिका कोई अटैक करे और एकदम से अपना बहुत कम खर्चा लगे या बगैर नुकसान पहुंचाए लेकर आ जाए। वो ईरान में कंडीशन नहीं होगी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को। लेकिन एक बात ये भी जानिए कि रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ तक को अमेरिका ने मारा है, ये आपको याद होगा। कतर पे हमला किया था इजराइल ने, तब कुछ नहीं कर पाया। और ये तो हमने देखा जब आपका इजराइल हमस का वॉर हो रहा था तो कई बार ईरान ने धमकी दी कि अगर तुमने हिजबुल्लाह पर अटैक किया, तुमने हुतीस पर अटैक किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब आपको याद होगा परमाणु जो प्रोग्राम था उसमें B2 बम्बर्स के द्वारा जब बम गिराए गए, उनके बदले में कोई किसी तरह का स्टेप नहीं था अमेरिका का, ईरान का। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अभी जो हो रहा है कि एक दूसरे के माध्यम से प्रेशराइज करने का प्रयास, कंट्रोल करने का प्रयास और एक दूसरे को धमकी देने का प्रयास है। खुद खामनेई साहब जो है बंकर में बैठे हुए हैं, उन्होंने या तो जून में छोड़ा था अपना घर या फिर अब छोड़ा है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं कि ईरान में भी इस बात को लेकर दहशत है। अमेरिका उसे इतना चाहता है कि हम इतना प्रेशर क्रिएट कर दें कि वहाँ सिविल वॉर की कंडीशन बन जाए और एक कूप जैसी स्थिति हो के काम खत्म हो, ना कि हमको ईरान में बॉम्बिंग करना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की भी अपनी पॉलिटिक्स है, वो भी करवट ले रही है।
जी इसमें नैना कोई शक जी। नहीं। देखिए, और क्योंकि अमेरिका के जो तमाम साथी हैं उनमें से कई बड़े साथी तो अमेरिका को पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि ईरान पर हमले के लिए वो किसी तरह से सहयोग या सपोर्ट नहीं करेंगे। वो बिल्कुल इस फेवर में नहीं है कि ईरान पर एक तरह से हमला हो। भले ही ये कहा जाए कि अपनी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, लेकिन खासतौर से अगर खामनेई की बात करें तो खामनेई एक बड़ा चेहरा, बड़े नेता के तौर पर, बड़ी विचारधारा के तौर पर हैं। खासतौर से शिया मुस्लिमों में तो एक बड़ी पैठ वो ज़रूर रखते हैं। लेकिन जिस तरह से सोडी जी, मैं आपसे भी ज़रूर समझना चाहूँगी। वेल, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक वसीम रज़ा भी जुड़ चुके हैं। वसीम रज़ा, आपका भी बहुत स्वागत है। ईरान से हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। ईरान से ही हमारे साथ में कनेक्टेड है सोडी जी। मैं आपका रुख करते हुए ज़रा मुझे जल्दी से एक बात ये समझाइए कि जिस रूप में आज खामनेई के भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ पोस्ट पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहे हैं, भले ही वो बंकर में हो, अभी इंटरनल साइट पर हो, लेकिन जिस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो ये स्पष्ट कर चुके हैं अमेरिका जितना दबाव बनाए वो दबने वाले नहीं है। जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिका को जब 3 जनवरी को वेनेजुएला में सफलता मिली तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हौसला बढ़ा और उन्होंने 8 जनवरी को अपनी सेना को आदेश दिए कि 13 जनवरी रात को ईरान पे हमला होगा। 13 जनवरी सुबेरे जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में फाइनल ऑपरेशन ब्रीफिंग हो रही थी राष्ट्रपति ट्रंप की, अमेरिका की जितनी खुफिया एजेंसी के मुखिया थे सब ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अगर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की ईरान में तो अमेरिका के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। और उसी दिन मिडिल ईस्ट के कई अरब देशों ने अमेरिका को संदेश भेजा कि अगर ये युद्ध होता है तो वो अपने जमीन या एयर स्पेस को अमेरिका को नहीं इस्तेमाल करने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैसला लिया और एक जो बड़ा फैसला ये था कि 13 रात का जो सैनिक हमला था ईरान पे उसे स्थगित कर दिया, और दूसरा फैसला ये लिया कि ईरान के आसपास इस तरह से ब्लॉकेड किया जाए कि ईरान के अंदर कुछ तख्ता पलट हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं, इजराइल भी जानता है कि जब पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया था। आके ट्रंप के पास जाना पड़ा और फिर एक नौटंकी हुई जब मिडनाइट हैमर हुआ अमेरिका से और ईरान ने किया, और एक भी सैनिक ना ईरान का मरा ना अमेरिका का मरा। जब एक दोनों देशों ने हमले किए, पहले इन्होंने सूचित कर दिया था 408 केजी यूरेनियम पहले ही रूस भेज दिया था। नैना जी, पिछले कुछ सालों से अधिकतर पश्चिमी और भारतीय मीडिया में इस्लामिक देशों को लताड़ने की एक प्रक्रिया चल चुकी है, क्योंकि कोई भी अधिकतर जो लोग हैं वो इस्लामिक देशों को कोई तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो भीखमंगे देश हैं, भिखारी देश हैं, लेकिन ईरान ऐसा नहीं है। ईरान ने पिछले साल के युद्ध में भी इजराइल को ताबड़तोड़ हमले किए थे, उसकी गोल्डन डोम थी उसे बर्बाद कर दिया था। तो आज अगर डोनाल्ड ट्रंप रुक रहा है ईरान पे हमला करने से, वो है ईरान की अपनी ताकत। ठीक है, ईरान के पास अमेरिका जैसी विशाल सेना ना हो, ईरान के पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो, लेकिन ईरान के पास वो जोश और जज्बा है लड़ने का जो उसने इजराइल के युद्ध में दिखाया। अगर डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा भी ये कॉन्फिडेंस होता कि सफलता मिलेगी, उसने कब का हमला कर देना था। और एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में अप्रूवल रेटिंग सबसे कम है। अगर सैनिक हमला होता है और एक भी अमेरिकी सैनिक मरता है, बॉडी बैग आता है अमेरिका में, वहां बवाल मच जाएगा। पिछले 3 दिन से अमेरिका के सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है इमिग्रेशन के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम हो चुकी है, 42%। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। अमेरिका में हर सैनिक की जान की कीमत होती है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे कोई सैनिक हमला नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है बस। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल, मेरे साथ में वसीम रज़ा कनेक्टेड हैं, ईरान से ही हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगी बाकी सारे गेस्ट का भी ऑडियो अप करना, अगर वो भी वसीम जी से कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। लेकिन वसीम जी, आपसे ज़रा समझना चाहेंगे, फिलहाल अभी अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कंडीशंस ईरान में है? पिछले 2 दिन में हमने देखा था सैटरडे संडे को कई सिलसिलेवार धमाके हुए, और उसके बाद में ये कहा जा रहा था कि शायद जिस बात का डर है, जिस लड़ाई का, वो शुरू हो चुका है। इजराइल कह रहा है हमने हमले नहीं किया, अमेरिका कह रहा है हमने नहीं किए, ये तो इंटरनल स्लीपर सेल्स का काम है। वेल, फिलहाल तनाव है क्या, किस तरह की कंडीशंस हैं वहां पे?
जी नहीं, यहाँ पे तो पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हालात बिल्कुल मामूल के तरीके पे है। हाँ, जो प्रोटेस्ट हुए थे उन 2 दिनों यानी 2-4 हफ्ते कबल जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, फिर प्रोटेस्ट में जो उन्होंने वायलेंस वो इख्तियार की थी, उसके बाद हालात थोड़े से खराब हुए थे। लेकिन अभी हालात मामूल पर है। जो कल की बात है, न तो अभी अमेरिका ने हमला किया, न तो इसराइल ने हमला किया। ये यहाँ पर बंदर अब्बास में जो है एक्सप्लोजिव हुआ था वहीं पे, उसी वजह से। बाकी यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि देखिए, सबसे पहले ये कि अगर हम पास्ट की तरफ जाए तो हमें याद होगा कि ईरान और अमेरिका जब न्यूक्लियर डील के था, जिस टाइम ओबामा का दौर चल रहा था, तो उसके बाद 2018 में ये यूएस था कि जो न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया उन्होंने। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का आप तो देखते हैं, पहले तो उनकी बात को भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी वो कहते थे, पिछले 12 दिनों जब जंग हुई थी तो उन्होंने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर। फिर जब उनको पता चला कि नहीं, ईरान के पास भी कुदरत है, ईरान ने जब जवाब दिया तो उसके बाद उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई। अभी रिसेंटली जब 2-3 हफ्ते पहले जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद जो यहाँ पर सिविलियंस की किलिंग्स हुई, यहाँ के आर्मी की किलिंग्स हुई थी, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आप इन फसादात को जारी रखें। लेकिन जब ईरान ने अंदरूनी हालात को काबू किया, जब ईरान ने यहाँ पर उन टेररिस्ट को, जिनको फॉरेन तरीके से बैक किया गया था, जब इन्होंने उनको अरेस्ट किया, उनके बड़े बड़े लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया, तो हालात बिल्कुल मामूल पर आए। और ये एक ताज्जुब था ईरान अमेरिका के लिए। उसके बाद अभी एयरशिप्स वगैरह अमेरिका को, क्योंकि दुनिया पे दिखाना है ज़ाहिरी ठाट बाट, तो दिखानी कि मैं एक ताकतवर हूं, लिहाजा इन्होंने लाई। लेकिन ये चीज यहाँ पे देखनी है कि अगर अमेरिका के पास वो 100% श्योर होता कि मैं ईरान पर हमला करके वो अपने मकासद हासिल कर सकता हूं, तो वो तो हमला कब का वो तो कब का हमला कर चुका होता। आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम 12 डेज वार जब हुई थी, तो अमेरिका ने जब यहाँ पर 2 जगह पर वो किया था, हमला किया था, तो उसके बाद ऐलान किया हमने ईरान के पूरे न्यूक्लियर को तबाह कर दिया। तो यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम को। ये भी खबर सामने आई पिछले कुछ वक्त में, एक सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उसमें बड़ी हलचलें देखी गई। जो ईरान के कुछ ऐसे ये कहा जाए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट साइट्स या वो ऐसे प्लेसेस रहे हैं, और अमेरिका उसी को लेकर बड़ी चिंता भी जाहिर कर रहा है वो, और ये भी बड़ी चिंता जाहिर कर रहा है कि कुछ ना कुछ हलचल हो रही है यहाँ पे। नहीं, 12 दिनों, देखिए ईरान का तो पहले एक क्लियर कट स्टैंड है कि यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सईद अली खामनाई, उनका तो फतवा है इस पर। यानी वो एक सियासी एतबार से एक शख्सियत के अलावा वो एक मजहबी शख्सियत है, मजहबी नेता है वो पूरी दुनिया में। लिहाजा उनका इस हवाले से एक फतवा कैटेगोरिकली है कि न्यूक्लियर बनाना हराम है। अच्छा। हाँ, ईरान के पास यूरेनियम है, लेकिन वो कहते हैं ये हमें अपने मुल्क की तरह की इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बाकी शोबों के लिए जरूरत है। जैसा ईरान का न्यूक्लियर पे तो क्लियर कट स्टैंड है। और फिर यूएस ने दावा किया था कि पिछले 12 दिनों जो जंग हुई थी, तो यूएस ने कहा था कि मैंने इनके न्यूक्लियर साइट्स को पूरा नाबूद किया। लेकिन उसके बाद अभी वो रिसेंटली कह रहे कि ईरान न्यूक्लियर नहीं रख सकता। जब ईरान के न्यूक्लियर्स को खत्म हो, न्यूक्लियर प्लांट्स को या न्यूक्लियर जगहों को ये खत्म होने का, यानी बर्बाद करने का दावा करता है, और यहाँ से कहता है ईरान नहीं रख सकता। असल चीज ये है कि देखिए, ईरान में जो साइंटिस्ट की भी किलिंग्स हुई, असैसिनेशन हुई। अगर आपको याद होगा, फखरजादे एक साइंटिस्ट थे ईरान के, रिसेंटली जो 12 दिनों की जंग हुई थी उसमें कुछ साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया। असल चीज ये है कि ईरान न्यूक्लियर बना सकता है, इसके पास वो चीज है, लेकिन बनाता नहीं है। अब अमेरिका ये जानता है कि इसके पास जो ये। मैं चाहूंगी अगर हमारे बाकी गेस्ट भी कोई अगर सवाल वसीम जी से करना चाहें। लेकिन वसीम जी, एक और बात बताइए, अमेरिका का बार बार ये लोगों को दावा कर रहा है कि भाई आपके घर में जिस तरह से तनाव है, हम उस तनाव से आपको निजात दिलवाएंगे। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि आप जो परिस्थितियां उससे हम निकलवाएंगे। अब खामनेई कहते हैं स्थिति पूरी तरह से ठीक है, क्या स्थिति अंडर कंट्रोल है? देखिए पहले ये चीज हमें देखना है कि ईरान 46 इयर्स से सैंक्शंस के तहत है। लिहाजा रोज बरोज अमेरिका नए नए सैंक्शंस ईरान पर लगाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान में इकोनॉमिकल क्राइसिस के इश्यूज है, महंगाई है, लोगों पे असर है। लेकिन जो ही यहाँ रिसेंटली वो प्रोटेस्ट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर जो तकरीबन 200-250 के करीब मसाजिद को आग लगा दी गई। वो किन्होंने की? वो तो प्रोटेस्टर्स नहीं थे ना। उसके बाद इन्होंने पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया। तो ईरान ने 2 दिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ
यहाँ पे तो हमारा तो मीडिया ये जो है इंटरनेट ब्लॉक था, लेकिन इंटरनली नेटवर्क सारा चल रहा था यहाँ पे। तो बाज़ाब्ता यहाँ पे दिखा रहे थे कि जो लोग थे, यानी जो वो प्रोटेस्ट करने का दावा कर रहे थे, उन्होंने लोगों को निशाना बनाया, मतलब उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना में है क्या? अभी स्थिति कंट्रोल में है? फिर टीपी जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी 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 मैं वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बड़ा खैर मकदम करता हूँ, और अपने देश के बारे में अच्छी बातें बोलनी चाहिए, सबको अधिकार है। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये कहते हैं कि जो ईरान है, जो आप ये कहते हैं कि ईरान जो है वो केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा, और हमारे यहाँ न्यूक्लियर बम बनाना हराम है। अगर ऐसा है तो जो पीसफुल पर्पसेस के लिए तो वो संधि भी थी जो 2015 में हुई थी, जिसमें आप यूरेनियम को केवल 3.67% तक ही एनरिच कर सकते थे। मान लीजिए कुछ और एडवांस करना है, 20% तक आप उसे एनरिच कर ले। आप अगर उसे 60% तक एनरिच करते हैं, अच्छा इतना भी मान लीजिए कि 60% तक एनरिच कर लिया, मगर उसके बाद जो आपके पास में सेंट्रीफ्यूज चाइना से आ रहे हैं, क्या वो ड्राइंग रूम में रखने के लिए आ रहे हैं सर? वो तो नहीं, पहले आप पहले आप देखिए कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी थी, तो वो तो खुद पहले इस चीज की तायीद करते, तब माना जाता, जबकि पिछले दफे भी उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान के पास तो ऐसा नहीं है। नहीं सर, ये वो कह रहे कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को तो मैंने अभी इशारा किया था कि ये डोनाल्ड ट्रंप। सर सुनिए, मैंने सवाल पूछा था ना, आपने तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को तो इंस्पेक्शन करने से रोक दिया, लिहाजा पूरी इंफॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं रही। पर मैं कह रहा हूँ ना भी आ रही हो, जितनी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट किस लिए, अगर आपको न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है तो। और फिर 60% के बाद, यानी कि 60% तो बहुत पहले हो चुका था, उसके बाद लगातार आपके पास सेंट्रीफ्यूज चाइना से आ रहे हैं। ये सेंट्रीफ्यूज ड्राइंग रूम में रखने के लिए तो होते नहीं। ठीक है, इस सवाल जवाब ले लेते हैं। वसीम रजा जी, देखिए वैलिड पॉइंट उठाया टीपी त्यागी जी ने, बड़ी बात कहा था कि जब आप न्यूक्लियर डील देखेंगे जो ओबामा के जमाने में हुई थी, तो ये यूएस था, ये डोनाल्ड ट्रंप था कि जिसने विड्रॉ किया और कहा कि मैं इस डील को नहीं मानता। उसके बाद तब से लगातार ईरान, क्योंकि जो 12 रोजा जंग हुई थी, वो बराबर आईईए के उसका हिस्सेदार था, उसमें रहा है। बल्कि उसके बाद भी आईईए के जो चीफ थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ईरान नहीं बना, हमारे पास ऐसे शवाहिद नहीं है ईरान का, क्योंकि इस पे कैटेगोरिकली ये है कि हमें नहीं बनाना न्यूक्लियर। अगर बनाना होता तो ईरान जानता है, जब उनके पास ये इल्म है वो बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स में वो कहते हैं कि हम उसमें पीछरफ्त हैं, वो ड्रोन्स में कहते हैं कि हम पीछरफ्त हैं, हमने तरक्की की है। और पिछले जो 12 दिनों जंग हुई थी, ईरान ने इस बार कहा था कि जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी, यूएस ने ये भी एक जो है ईरान को एक पेशकश दी थी कि हम आएंगे किसी जगह, आपको वहां पे बॉम्ब्स लगा देंगे और आप भी हमारी जगह, जबकि ईरान ने इसको रद्द किया। ठीक है, ईरान ने इसको रद्द किया, कहा कि नहीं, अगर हमारी सरजमीन पर एक मिसाइल गिर गया तो इस बार परमाणु बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की जो बात है, वो तो ईरान में या फिर खामनेई उस बात को बिल्कुल मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा ये तो हराम है। फिर आखिर क्यों इस चीज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में इतनी लंबी पुरानी अदावत है? क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप की जो 4 शर्तें हैं, उनमें से जो 2 शर्तें हैं, उसमें एक यही बात है न्यूक्लियर हथियार को लेकर? मेहरा जी, मेरे पे सवाल है? जी सर। अच्छा मेहरा जी, मैं जो वसीम राजा साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। अयतुल्ला खमैनी साहब ने कई दफे स्टेटमेंट दी है कि हम जो है पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं, और हर देश को पीसफुल पर्पस पे करने के लिए सबका हक है, नंबर 1। नंबर 2, जो अब ये पॉइंट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पीस ट्रीटी तोड़ी थी, ईरान ने पीस ट्रीटी नहीं तोड़ी थी, तो उसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है और ज्यादा प्रेशराइज करने चाहते थे। और शुरू में आपने त्यागी साहब से प्रश्न पूछा था कि जो
मेन मुद्दा क्या, हिडन एजेंडा क्या है। तो हिडन एजेंडा मेरी नजरों में सिर्फ 2 ही हिडन एजेंडा है। तीसरा ये जो न्यूक्लियर का, ये तो सबको पता है, सबको दिख रहा है। सबसे पहले रेजिम चेंज का था है, और दूसरा जो है जो ऑयल का है। अब जो ये कह रहे हैं कि जी ईरान के पास इतने % है, 60% हो गया, 70% है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बता रही है। और वो सारी की सारी जितनी एजेंसीज है वो सारी की सारी अमेरिका की मर्जी से काम करती हैं। अमेरिका ने तो जॉर्ज बुश ने ये कहा था कि इराक के पास जो है केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं। जब इराक के ऊपर हमला किया और बाद में जब सद्दाम हुसैन को लटका दिया और जब ढूंढ मची तो वहां पे कुछ नहीं मिला। तो ये सब बहाने हैं। मैं कहता हूं कि अगर ईरान, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान ने ही बनाया, तो आपने पाकिस्तान के ऊपर कितने सैंक्शन लगाए न्यूक्लियर वेपन बनाने के? बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन तो इजराइल भी जो है बना रहा है, उसके ऊपर कितने सैंक्शन लगे? ईरान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? ईरान को इसलिए टारगेट किया जाता है कि ईरान एक अकेला शिया मुस्लिम देश है पूरी दुनिया में। आसपास के जो देश हैं अंदरूनी ईरान के खिलाफ है, और वो जो आसपास के देश हैं वो अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो इसलिए ईरान को हमेशा टारगेट किया जाता है। ईरान को, इजराइल को ईरान से खतरा, इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास कोई ऐसे बॉम्ब, कोई मिसाइल के ऊपर भी अमेरिका बोल रहा है कैप लगाओ। क्यों लगाए कैप? हर देश को अपने देश की रक्षा करने की पूरी जो है वो इंडिपेंडेंस है, उसको वो करने का हक है उसका। ईरान को भी अपनी इंडिपेंडेंस करने का हक है। तो अगर इजराइल हमला करता है जिसके ऊपर जी चाहे, तो जब जी करता है, अमेरिका उसको कुछ नहीं कहता है। कतर के ऊपर हमला किया, नेतन्याहू को बुला के वहां पे टेलीफोन करवा दिया, सॉरी करवा दी। क्या अगर और कोई देश कतर के ऊपर हमला करता तो इतनी आसानी से बात है? तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो ये डबल स्टैंडर्ड है, और खास तौर पर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से ही रहा है, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तब से ये और ज्यादा हाईलाइट हो गया है। और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा का पूरा फायदा उठा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो बुक बोला है, जो बोलते रहते हैं, उसको एक स्ट्रेटेजी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अमेरिका चाहता है किसी ना किसी तरीके से अयतुल्ला खमैनी जी का वहां पे जो है तख्ता पलट हो जाए, कू हो जाए, और फिर जो पुराने शाह है उनके बेटे को यहाँ पे बिठा दिया जाए, वो अमेरिका की बात सुने, जिसको चाहे तेल दे, जिसको अमेरिका चाहे तेल बंद करा दे। अब अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला का तेल भारत खरीदेगा, वेनेजुएला का तेल जो है चाइना करेगा। तो ये अमेरिका डिसाइड करेगा कि कौन सा देश किस देश से तेल खरीदेगा। तो ये सीधी की सीधी डबल स्टैंडर्ड है। और वो वसीम राजा साहब जो कह रहे हैं, मैं उनकी बात से और सोडी साहब की बात से पूरा का पूरा सहमत हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोडी सर से मैं सवाल पूछूं। सोडी जी, जिस तरह से बार बार यहाँ तख्ता पलट की बात है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में एकमात्र यही एजेंडा अब नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? वो तख्ता पलट करना चाहते हैं, अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आने वाले वक्त में कई चुनौतियां हैं। और उन्होंने जिस तरह से अपने लिए गड्ढे खुद खोद कर रखे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर खुद उनके प्रति इतनी नाराजगी है, वो ये चाहते हैं कि वो अपने इस कार्यकाल में एक और चीज को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में, या अमेरिका के कंट्रोल में करके जाएं। नैना जी, जब अमेरिका ने वेनेजुएला में हमला किया और उसके राष्ट्रपति को अगवा किया, किसी एक देश ने अमेरिका पे कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया, यहां तक कड़ी निंदा तक नहीं की। जो स्टेटमेंट देशों ने दिए, एक ल्यूकवार्म स्टेटमेंट दी। हमें तो ईरान का केस स्टडी पूरी दुनिया में पढ़ाना चाहिए, मिलिट्री एकेडमीज में। एक देश जिसपे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध है, वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने अडिग खड़ा हुआ है। ये तो वाकई में केस स्टडी है। और जिस तरह से उसने इजराइल का ताबड़तोड़ हमले किए, जिस तरह से वो अमेरिका के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है, कौन सा दूसरा मुल्क है दुनिया में जो अमेरिका के सामने खड़ा होने की कोशिश कर सकता है? या एक उत्तर कोरिया है, या एक चीन है। तो ईरान को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हिंदुस्तान ने भी अपने तरीके से उनको जवाब दिया कि हम झुकने वाले नहीं है। देखिए नैना जी, हमें ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो अगर एक इस्लामिक देश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फटीचर देश है, उसकी भी एक व्यावसायिक सेना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अमेरिका का एक ही मुद्दा है, आपने सही कहा और कल रोहित सर ने भी सही कहा, तख्ता पलट का। क्यों, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से 13 अरब देश हैं। 13 अरब देशों में से 12 अरब देश पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़े हैं। एक ईरान अकेला देश है मिडिल ईस्ट में जो कि अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, और यही चीज अमेरिका को हजम नहीं होती है। 1979 से जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ,
7 बारी अमेरिका ने कोशिश की है तख्ता पलट की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ है। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक ईरान की बात है, बेशक उसकी सेना इतनी मॉडर्न ना हो, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर ना हो, लेकिन वो हल्की सेना नहीं है। हल्की सेना होती डोनाल्ड ट्रंप ने कब का हमला कर दिया होता। बल्कि पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, अमेरिका का दुश्मन है ईरान। तो ये जो पूरा खेल है ये सिर्फ तख्ता पलट का है, लेकिन अमेरिका को यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया, पश्चिमी मीडिया कुछ भी बोले, लेकिन ईरान में अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मैंने कारण पहले भी बताया, एक अमेरिकी सैनिक मरा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ऑलरेडी दिक्कत है, वो तो उसके लिए इतनी दिक्कत हो जाएगी, वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे जो नवंबर में इस साल। बेशक बेशक, और लेकिन ये एक अपने आप में तनाव है। मैं निपुण जी से सवाल करूं, लेकिन वसीम रजा जी, अभी अगर इतना सब कुछ ओके है, फिर तो आयतुल्ला खामनेई को बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। खबरें ये हैं कि भाई तेहरान बंकर में तब्दील हो चुका है, और किसी जगह पर ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वो ये छुप चुके हैं, खामनेई अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और ये कहा जा रहा है जब सब कुछ इतना ओके है तो फिर डर किस बात का? मैं यहाँ पर ये चीज इजाफा करूं, थोड़ा सा वक्त चाहता हूं। पहले ये कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई किस चीज पर है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। देखिए, ईरान जियोग्राफिकली कितना बड़ा मुल्क है। आप इर्द गिर्द ममालिक को देखिए, छोटे छोटे मुल्क है वो, उनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, उनके पास तो अपना कुछ भी नहीं है। ईरान जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है, लिहाजा यहाँ की पॉपुलेशन ईरान की बहुत ज्यादा है। जैसा अमेरिका यही चाहता है कि पहले ईरान को टुकड़ों में तकसीम किया जाए ताकि उसकी कुदरत कमजोर हो जाए। दूसरा ये कि जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे, जाहिरी तौर तो उन्होंने जो स्लोगन दिया था, कहा था रिजीम चेंज, लेकिन जब उन्होंने फिर आर्म्स, एमिनेशंस, पेट्रोल बम्स वगैरह, छुरियों का इस्तेमाल किया और फिर ईरानी अवाम ने उनसे अपने आप को अलग किया, और यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग ईरान इनकलाब, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनाई और अपने मुल्क के दिफा के लिए निकले। और जो आप कह रहे हैं कि तेहरान बंकर में चेंज हो गया, मैं आपको एड्रेस दूं, khamenei.ir उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमें किसी और जगह देखने की जरूरत नहीं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखिए रोजाना, क्योंकि परसों अभी जो है 11 फेब यहाँ पे जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो है पूरे जो है एक हर साल जो इसकी सेलिब्रेशन होती है, यानी आप देखिए जिसको 22 बहमन ईरानी कैलेंडर में कहा जाता है, वो 11 फेब कहा जाता है, 11 फेब को होता है। मतलब वहां पर आप देखिए वहां पर टेंशन उसकी सारी उसकी सेलिब्रेशन शुरू हुई है, और परसों से ही जो है आयतुल्ला सईद अली खामनाई परसों से लोगों के साथ मुलाकात, कल वो गए थे, आप उनकी वेबसाइट को देखें, कल वो आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी जो फाउंडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान थे, उनके रोजे पे, उनकी कब्र पे गए थे और वहां हाजिरी दी थे। वो तो तेहरान में ही है, यानी वो तो पब्लिकली मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो आज का स्टेटमेंट आया है या कल का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ईरान के लोग हैं उनके मन में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार के प्रति, शायद यही वजह है कि वो सड़कों पर आए। वो नाराजगी दूर हो गई या यथावत है अभी? हाँ, मैं इसको कंप्लीट करूं। देखिए, जो कल बयान दिया था सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सईद अली खामनाई साहब ने, उन्होंने ये कहा था, वो लोगों के बीच में थे, लोगों के दरमियान वो बयान दिया, कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ये पूरी रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी। हो गई मेरी बात कंप्लीट। अब आपकी दूसरी जो आपने कहा कि लोग नाराज है, बिल्कुल देखिए, अमेरिका रोज बरोज ईरान पे जो है 40-45 सालों से तो सैंक्शंस लगाता आ रहा है। ये तो ईरान की, देखिए ईरान को तो सैल्यूट करना चाहिए कि ईरान देखिए मेडिकल में कितना पेशरफ्त किया है, कितनी उन्होंने एडवांसमेंट की है। आप पढ़ाई में देखिए, आप रेवोल्यूशन से पहले और रेवोल्यूशन के बाद देखिए कि ईरान में लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग नाराज है क्योंकि जाहिर सी बात है, थोड़ी सी महंगाई, अगर हमारे यहाँ भी महंगाई होती है तो लोग नाराज होते हैं, लेकिन लोगों का ये स्लोगन, लोगों का ये चीज है कि हम अंदरूनी तौर पर हम इंटरनली आपस में नाराज हो, लेकिन हम अमेरिका को इजाजत नहीं देंगे कि वो यहाँ पर गुंडागर्दी करे। ठीक है, ये यूनिटी बड़ी बात है। ईरान के लोग
ये बड़ी बात है। लेकिन ईरान निपुण के आलम लोग बयान इस जी, चीज को ये बर्दाश्त वसीम नहीं कर रजा रहे। जी तो ये क्लियर कट कह रहे हैं कि भाई तनाव नहीं है, खामनेई अंडरग्राउंड नहीं है, वो तो जनता के बीच में है। लेकिन एक रिपोर्ट पिछले कुछ वक्त से ये देखी जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से तमाम सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए गए हैं पिछले कुछ वक्त से ईरान में, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब यहाँ पर अगर एकजुटता नजर आती है लोगों की, वो ये कह रहे हैं भाई मौजूदा सरकार से नाराजगी है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये नाराजगी अमेरिका के लिए हम विन विन कंडीशन बनने देंगे। क्या यही एक वजह है कि अमेरिका बैक स्टेप हो रहा है क्या, और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात कह रहा है? नहीं, देखिए नैना जी, क्या है कि ईरानियन सिविलाइजेशन एक पुरानी सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है कि उसको अमेरिका बहुत इजीली क्या कर ले, कि उसको कैप्चर कर ले या उसको कंट्रोल कर ले। लेकिन ये बात भी आप मानिए कि इजराइल का जो वजूद है, वो इजराइल का वजूद तभी वहाँ पर सिक्योर हो पाएगा, सेफ हो पाएगा, जब ईरान की गवर्नमेंट वहाँ पर चेंज होगी, रिजीम चेंज होगा। और अमेरिका की इस समय जो गवर्नमेंट है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक अलग तरह का सिनेरियो पूरा लेके चल रहे हैं अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। वो वहाँ पर पूरा बढ़ावा दे रहे हैं किसको, आपका ज्यूडिज्म को। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार में भी लोग क्या वो कहते हैं कि मेरी बेटी क्या ज्यूस हो चुकी है। जिस प्रकार का एक नजरिया है डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को लेकर कि एनी हाउ हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस समय के हालात हैं, उस हालात में अमेरिका पीछे हटेगा। अमेरिका निश्चित रूप से कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करेगा, कैसे भी करके रिजीम चेंज हो। और रही बात, मैं मानता हूं कि जो हमारे ईरान से भाई बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे खामनेई साहब घूम रहे हैं, बिल्कुल होगा भाई, ये वहाँ पे रह रहे हैं, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। हमें रिपोर्ट हो सकती है गलत आ रही हो, ये जैसे भी आ रही हो, हम उस बिहार पर हम बात को बोल रहे हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि ईरान में पैनिक तो होगा ही होगा कि भाई अगर अमेरिका जैसा ताकतवर देश, कोई भी देश होगा, अगर सुपर पावर जैसा कोई देश किसी देश पर जाकर इस प्रकार का अटैक करने की बात करता है, कंट्रोल करने की बात करता है। अब रही बात ये कि अमेरिका इतना शांत क्यों है, अमेरिका बैक क्यों ले रहा है। देखिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स अलग तरह से पॉलिसीज लेके चलता है। मुझे लगता है कि अमेरिका ईरान के साथ इराक जैसे वॉर में या अफगानिस्तान जैसे वॉर में नहीं जाना चाहता। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पॉलिसीज को देखें तो वो दो तरीके से काम करना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, कि या तो हम वहाँ पर रिजीम चेंज करें किसी भी देश के अंदर, या फिर हम ऐसे अटैक करें जिसमें हमारा नुकसान ज्यादा ना हो, हमारा कोई लॉसेस ना हो, और हम दूसरे देश में जो अपना मोटिव पूरा कर लें। तो ईरान के अंदर उस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि अगर सीधे वॉर में उतर जाता है अमेरिका, यानी कि अगर फोर्स लेकर ईरान के अंदर उतर गया, तो डेफिनेटली बात है कि ईरान का नेशनलिज्म वहां पर हावी होगा, और जो थोड़ा बहुत भी अगर सरकार के अगेंस्ट लोग हैं तो वो भी हो सकता है एक हो जाए कि देखो दूसरे कंट्री ने हम पर अटैक कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को रिस्क लग रहा है। उसी रिस्क के लेते ही अमेरिका लगातार क्या कर रहा है कि वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति को बरकरार रखे हुए कि कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो या कोई ऐसा ऑपरेशन हो। तो मैं इसको इस तरह से देख के चल रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अमेरिका इस समय मुझे नहीं लगता कि बैकफुट लेगा। अमेरिका कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगा ईरान के ऊपर। ये बात जरूर है कि इस्लामिक कंट्रीज में एक घड़ा अमेरिका के साथ है, और आज एक घड़ा जो है अमेरिका के अगेंस्ट रहा है, चाहे वो यूएई हो या हम देखें आपका इजिप्ट हो या टर्की हो, ये ग्रुप। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि क्या चीन वहां से आके हेल्प कर पाएगा, सपोर्ट कर पाएगा? क्या रशिया इस कंडीशन में है कि ईरान के साथ आके खड़ा हो जाएगा? तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी क्या है पर्दे के पीछे हैं। हर कंट्री, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, दोनों ही अपना क्या कर रहे हैं, रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन यह फैक्ट है कि इजराइल इस बात को मानता है कि मेरा वजूद तब तक निपुण रूप से स्थापित हो पाएगा जब तक वहां पर ईरान रहेगा, या ईरान की प्रेजेंट गवर्नमेंट रहेगी। वसीम जी जी वसीम जी, क्या रिजीम चेंज होने वाली परिस्थितियां हैं, और यूएस की जिस तरह से मंशा है, क्या जिस तरह से रिजीम यहाँ पर चेंज होने का दबाव है, क्या उसके बाद में ही परिस्थितियां ठीक होंगी और ऐसे हालात बन रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। लोग तो यहाँ इनकलाब के जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन के साथ है। अभी रिसेंटली मैंने कहा कि यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुए थे तो किसी जगह 200, किसी जगह 100, किसी जगह 150 लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे। असल में तो वो प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ में फिर बंदूकें थी, उनके हाथ में फिर छुरियां थी, उनके हाथ में फिर पेट्रोल बम थे। उन्होंने यहाँ 3 साल की बच्ची को निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद
जब लोगों ने कहा कि नहीं हम इस चीज के साथ नहीं है और इसमें फॉरेन हैंड इन्वॉल्व है, तो लाखों की तादाद में, तेहरान में तो लाखों की तादाद में लोग निकले। यहाँ मैं होली सिटी ऑफ कुम से हूँ, यहाँ पे तो लाखों की तादाद में लोग निकले। तकरीबन मशहद में जो है 8-10 लाख के करीब लोग जो है क्या कहते हैं उसे लोग निकले जो खामनेई साहब की हिमायत में, अपने मुल्क के दिफा में। अब अमेरिका देखिए, अमेरिका हम हमला करता, अमेरिका तो वो क्योंकि वो तो गुंडागर्दी करना चाहता है दुनिया पर, लेकिन अमेरिका ईरान के निस्बत उसकी कैलकुलेशन गलत है। अब उसने जो है नजदीक से आया, अब उन्होंने कहा कि हम हमला करने वाले हैं। यहाँ से उनको पता थी कि अंदरूनी सिविल वॉर होगा तो हम उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन जब उसमें वो फेल हो गए तो उन्होंने दूसरे प्लान सी को उन्होंने जो है हमलाने की कोशिश की। आए अब उन्होंने ये कहा था क्योंकि हमला तो करना है ना, या तो कतर बेस कैंप से करना है, या तो तुर्की, या तो अजरबैजान, या तो कुवैत, या तो इराक, या तो सऊदी अरब। इन्हीं ममालिक से तो अमेरिका हमला कर सकता है। ईरान ने कैटेगोरिकली कहा कि अगर एक भी मिसाइल किसी भी जगह से आया तो मैं पहले उस जगह को निशाना बनाऊंगा। लिहाजा वो मुल्क अपने वजूद को बचाने के लिए, अभी आप देखिए कि अगर आपको मालूम हो तो अभी कतर, इजिप्ट और तुर्की लगा है नेगोशिएशंस में। वो ये कि ट्रंप को कह रहे हैं कि आप हमला न करें, क्योंकि उनको पता है कि भाई इजराइल के प्रति भी तो आपकी वही एक आपकी भावना है, और इजराइल अगर उसी तरह से आपकी बात पर जवाब करता है, और अमेरिका कहता है कि चाहे बात हमास हो, चाहे बात हिजबुल्लाह हो, या ऐसे तमाम ऐसे संगठन हैं जो आतंकी संगठन मानते हैं, बैन किया हुआ है, उसे ईरान सपोर्ट करना बंद कर दे, स्थिति वैसे ठीक हो जाएगी। नहीं, ईरान तो देखिए, ईरान तो जंग शुरू करने वाला नहीं है। ये तो अमेरिका और इसराइल है। पिछले 12 दिनों जंगों में अगर आपको पता होगा तो ये इसराइल था जिसने ईरान पर हमला किया, और अमेरिका उसके साथ साथ था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्वीट किया था कि अनकंडीशनल सरेंडर, फिर उसके बाद उनकी लैंग्वेज देखिए, उनके ट्वीट्स में कितनी तब्दील हुई। जैसा ये तो ईरान नहीं था, ईरान ने तो फिर अपना डिफेंड किया। हर एक मुल्क को अपना डिफेंड करने का हक है। ईरान ने जब दिफा किया और अमेरिका और इसराइल को जब उन्होंने अच्छा सबक सिखाया, उसके बाद उन्होंने सीज फायर की। अब अमेरिका अभी इस हालत में है क्योंकि अगर वो अभी अगर वो अभी हमला करता है तो ईरान ने ये कहा है कि मैं तो कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं, बल्कि मैं सबसे पहले उस मुल्क के बेस कैंप को निशाना बनाऊंगा, उसके बाद इसराइल मेरे निशाने पर है। और जो 12 दिनों में ईरान ने तजुर्बा किया, जहां पर ईरान को लगा कि मेरी यहाँ पर कमजोरी है, उसके बाद ईरान ने उन कमजोरियों को दूर किया। अभी रशिया ने भी रिसेंटली बयान दिया था, स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर अमेरिका ने इस बार हमला किया ईरान पे, जो 12 दिनों की जंग थी, ईरान अभी उस हालत में नहीं है, बल्कि ईरान बहुत आगे निकल चुका है। अब अमेरिका अभी इसमें है। वो शायर ने क्या खूब कहा है कि बड़ी बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। अब अमेरिका ये कि कैसे बेआबरू होके, जलील होके निकलना चाहता है, वही वो है कि अभी भले ही यहाँ पर आप ये कहा जाए कि आप अमेरिका की उस पर क्वेश्चन रेज कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका की हमेशा से पुरानी अदावत ईरान के साथ रही, लेकिन उनकी भी ये बात सही है, वो बार बार इस बात पर यही प्रेशर डालते हैं कि ऐसे तमाम मिडिल ईस्ट में संगठन हैं जिनको कहीं ना कहीं फीड करता रहा है ईरान, और यही एक बड़ी चुनौती है मिडिल ईस्ट के लिए। चाहे बात हमास जैसे संगठनों की हो, चाहे बात हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की हो, या फिर तमाम बड़े रिजीम्स हैं, और जब आप दूसरों के घर में बारूद भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो बारूद खुद के लिए भी जलाने के लिए बड़ा मुश्किल वाला हो जाता है। वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईरान से लेकर भारत तक जो तमाम अलग अलग एक्सपर्ट्स ईरान और अमेरिका की मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर आपने उनकी टिप्पणियां सुनी, और वाकई में कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है आने वाले जो कुछ वक्त हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या जो 4 से 2 सूत्री मांगों पर अमेरिका आया है, क्या इस पर कोई बात बनती है, या फिर एकमात्र आने वाला वक्त युद्ध ही कहलाएगा? वही तस्वीर आने वाले वक्त में नजर आएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।